Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 yoga code 841. So in this video we are going to cover unit 3 yoga for health promotion. इस वीडियो में हम चैप्टर को समझेंगे और साथ ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे एंड इस वीडियो के साथ आपका योगा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सबसे पहले इस चैप्टर का क्या वेटेज है एग्जाम में। हम लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को देखें तो चैप्टर 3 से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो टोटल 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। आपको पता है आपका जो थ्योरेटिकल बोर्ड एग्जाम होता है वो 50 मार्क्स का होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 मार्क्स डायरेक्टली इसी पोर्शन से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट हाफ वेटेज जो पूरे पेपर का है वो यही चैप्टर रखता है। यहाँ पर अगर हम 2026 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर को देखें तो इसमें 9 एमसीक्यू टाइप मींस 1 मार्क क्वेश्चन थे। इसके बाद 4 शॉर्ट आंसर टाइप मींस 2 मार्क्स क्वेश्चन थे एंड देन 2 लॉन्ग आंसर टाइप मींस 4 मार्क्स क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड यहाँ पर अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली 25 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ओके, ये इजी चैप्टर है एंड साथ ही बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड एंड सीपीआर। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड वो हेल्प है जो हम एक इंजर्ड पर्सन को किसी इमरजेंसी या एक्सीडेंट में प्रोवाइड करते हैं। लाइक किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है या फिर किसी को कोई इंजरी हुई है, किसी को चोट लगी है, किसी भी तरह की इमरजेंसी में जो फर्स्ट इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड की जाती है उसी को कहते हैं फर्स्ट एड। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि हम कौन सी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कि सिर्फ एक छोटी सी चोट है तो हम उस पर बैंडेज अप्लाई कर देंगे, बट इन केस अगर कार्डियक अरेस्ट जैसी कोई सिचुएशन है तो उस केस में हम सीपीआर प्रोवाइड करते हैं या फिर एईडी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए। एईडी एक मशीन होती है जो कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यूज की जाती है एंड ये जनरली आपको पब्लिक प्लेसेस में मिलती है। इस तरह की फैसिलिटीज हम यूज कर सकते हैं अगर कहीं पर अवेलेबल है तो। अदरवाइज हम सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें प्रोसीजर आता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम फर्स्ट एड सीखें। हमें कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक्स पता होने चाहिए ताकि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें हम किसी को हेल्प कर पाएँ, किसी की लाइफ सेव कर पाएँ। फर्स्ट एड का यही एम है कि सबसे पहले तो जिस पर्सन को इंजरी आई है या फिर कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी सिचुएशन है, तो हम उसका पेन रिड्यूस कर सकें एंड उसकी लाइफ सेव कर सकें एंड जो कंडीशन हो गई है उसे हम और वर्स होने से बचा सके। लाइक अगर सपोज करते हैं कि किसी पर्सन को छोटी सी चोट लगी है बट अगर हमने उस पर्सन को वहां से नहीं निकाला तो और ज्यादा वो चोट बढ़ सकती है। तो उस केस में हमें सबसे पहले ये जरूरी होगा कि हम उस पर्सन को उस प्लेस से निकालें, उसे रेस्क्यू करें। इस तरह से ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं उस पर्सन की लाइफ सेव करने के लिए, उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। अंडरस्टूड? What are the key objectives of first aid? It minimize the pain and save lives. जब हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि जिस भी पर्सन को चोट लगी है उसका पेन मिनिमाइज कर सके। इसके लिए हम बैंडेज अप्लाई करते हैं। अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, एक्सेसिव ब्लड फ्लो है, तो हम वहां पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उनका पेन कम हो सके एंड हम उनकी लाइफ सेव कर पाएं। Then it also includes addressing the external factors. Means suppose करते हैं कि किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की वजह से, लाइक अगर कहीं पर आग लग गई है या फिर किसी भी तरह की एक ऐसी एक्सीडेंटल प्लेस है जहां पर अगर वो पर्सन रहा तो उसकी कंडीशन और बुरी हो सकती है और वर्स हो सकती है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें उस पेशेंट को वहां से अलग ले जाना होगा क्योंकि उस जगह पर उस पर्सन की कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। Then it would also include to accelerate the recovery from the illness or injury and in some cases might involve completing a treatment. Means कभी कभी तो हम कोशिश करेंगे कि जैसी सिचुएशन है हम उससे थोड़ा बेटर कर पाए और कुछ केसेस में लाइक अगर किसी को छोटी सी चोट लगी है तो हम उस पर बैंडेज अप्लाई कर देंगे या फिर अगर हमें
लग रहा है कि किसी की आर्म या लेग ब्रोकन है, कहीं पर बोन में फ्रैक्चर है, हमें ऐसा लग रहा है, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड सिर्फ तब प्रोवाइड करना है जब हमें इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड करनी है। बट फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं है कि हम वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जो प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उस पर्सन की लाइफ सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि उसकी कंडीशन और खराब ना हो, यही कोशिश रहती है हमारी। तो इसलिए फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के बाद हमें प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट को भी प्रेफर करना है, क्योंकि सही ट्रीटमेंट एंड एग्जैक्ट ट्रीटमेंट वही दे पाएंगे और उससे ही फुल रिकवरी हो पाएगी। फर्स्ट एड एंड प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट आर नॉट द सेम। जब हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा एम है सिर्फ उस पर्सन की लाइफ को बचाना, एंड अगर हम कोशिश कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, तो ये ट्रीटमेंट तो हम दे सकते हैं। बट फिर हमें प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट को भी प्रेफर करना है ताकि फुल रिकवरी हो पाए। Understood? So for first aid, we have to remember the concept of A, B, C, D. A stands for airways, means हमें पहले चेक करना है एयरवेज क्लियर होने चाहिए। देन B for breathing, means हमें चेक करना है कि रेस्पिरेशन प्रॉपर है, प्रॉपरली सांस ले पा रहे हैं। देन सर्कुलेशन चेक करना है, कोई इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस दिख रहे हैं तो इमीडिएटली हमें मेडिकल टीम को कॉल करना है। देन डिसेबिलिटी मीन्स हमें चेक करना है कि क्या कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट मूव नहीं हो पा रहा है या फिर किसी बॉडी फंक्शन में कोई डिफिकल्टी है, इस तरह की डिसेबिलिटी को भी नोटिस करना है। ये स्टेप्स देखने ज़रूरी हैं जब हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं। Now we are going to discuss about CPR. CPR means cardiopulmonary resuscitation. ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जब किसी की ब्रीथिंग बंद हो जाती है, कोई सांस लेना बंद कर देता है, या फिर किसी की हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, या फिर दोनों केस हो सकते हैं। ऐसे में अगर हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो जाएगी, जिस वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है 5 से 10 मिनट्स में। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में हम इमीडिएटली सीपीआर प्रोवाइड करें। सीपीआर प्रोवाइड करने से हम एटलीस्ट तब तक उस पर्सन को अलाइव रख सकते हैं जब तक मेडिकल टीम आती है, एंड इससे जो लाइफ को रिस्क है वो कम हो जाएगा, और साथ ही हम उनके बचने के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम वेल ट्रेन नहीं हैं, हमें पूरा प्रोसीजर अच्छे से नहीं आता है, या फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उस केस में हमें हैंड्स ओनली सीपीआर परफॉर्म करना है, जिसमें 1 मिनट में 100 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करने हैं, एंड ऐसा तब तक करते रहना है जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती। और अगर आप वेल ट्रेन हैं, आपको पूरा प्रोसीजर अच्छे से आता है, तो आपको सीपीआर परफॉर्म करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन, और फिर उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स माउथ टू माउथ जो प्रोवाइड की जाती हैं। एंड इसमें आप मास्क का यूज कर सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन का डर भी होता है। इसलिए हमें यहाँ पर जब हमें अच्छे से पूरी ट्रेनिंग है, हमें पूरा प्रोसीजर अच्छे से आता है, तभी हमें इस तरह का माउथ टू माउथ रिससिटेशन प्रोवाइड करना है। अदरवाइज अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो सिर्फ हैंड्स ओनली सीपीआर परफॉर्म करेंगे। ओके। सीपीआर परफॉर्म करने के लिए हमें दो कंसेप्ट याद रखने हैं, एबीसी वर्सेस सीएबी। एबीसी हमें फॉलो करना है न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, और सीएबी परफॉर्म करना है, यूज करना है एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन के लिए। अगर न्यू बॉर्न बेबीज हैं और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो हमें सबसे पहले एयरवे चेक करने हैं, फिर ब्रीथिंग चेक करनी है, एंड देन चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करने हैं। न्यू बॉर्न बेबीज के केस में कंप्रेशन डेप्थ 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, एंड हमें अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स का यूज करना है। जब हम बेबीज मतलब इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे नवजात शिशु जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। देन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन के केस में हमें सीएबी परफॉर्म करना है, तो इसमें सबसे पहले हम चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम एयरवे को चेक करेंगे, और फिर ब्रीथिंग चेक करेंगे। इसमें कंप्रेशन डेप्थ 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसमें एक हाथ का यूज करना है, और अगर एडल्ट्स हैं तो उसमें 2 हाथों का यूज करना है कंप्रेशन के लिए। एंड कंप्रेशन रेट 100 पर मिनट होना चाहिए सभी ग्रुप्स में। अंडरस्टूड। हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि न्यू बॉर्न बेबीज के लिए एबीसी, एंड एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन के लिए सीएबी।
Understood? Now moving to the next topic, concept of stress. स्ट्रेस एक ऐसा टर्म है जो कॉमनली हर कोई यूज कर देता है, बट हर किसी को इसका क्लियर मीनिंग नहीं पता होता है। सो साइंटिफिकली स्ट्रेस एक ऐसा चेंज है जो हमारी बॉडी में होता है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। मेडिकल साइंस में स्ट्रेस को बॉडी का एक स्पेसिफिक हार्मोनल रिस्पॉन्स बताया गया है, जो किसी नॉन स्पेसिफिक डिमांड की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी या फिर एक्सपेक्ट की भी, तो हम उससे डील करने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, हार्मोनल रिस्पॉन्स करती है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। सो स्ट्रेस किस वजह से हो सकता है कि हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एंड कभी कभी सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स ही नहीं होते, कभी कभी इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। लाइक हम पहले से ही किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अभी तक कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है, बट हमें पहले से पहले ही उससे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, हमें इतना इंटरनल फ़ियर है, या फिर हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, होप्स हैं, हद से ज़्यादा होप्स हैं और फिर वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी होप, इन सभी की वजह से भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो, कभी-कभी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कभी-कभी इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। जैसे बोर्ड एग्जाम के टाइम पर काफ़ी बच्चों को स्ट्रेस रहता है बोर्ड एग्जाम की वजह से, क्योंकि कई बार एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके पेरेंट्स की कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, और कई बार उनकी खुद की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। बट अगर उन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की, अब वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिलेबस को, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो रिवीजन तो कब होगा? तो ऐसे सिचुएशंस में भी स्ट्रेस हो जाता है। आई होप यू कैन रिलेट नाउ। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर स्ट्रेस? अगर हम हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इससे हमें एग्जॉशन फील होगा, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एंड इसकी वजह से हम हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हमें हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड शुगर हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, हमें भूख प्रॉपर नहीं लगेगी, या फिर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, एंड बैक पेन, इस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं। So, as we are discussing about stress, which is a term related to mental health, so we have to understand about mental health also. So, यहाँ पर एक definition given है जो WHO World Health Organization ने दी है mental health के लिए: a state of well-being where individuals realize their abilities, cope with normal stresses, work productively and contribute to their community. Means अगर हम mentally healthy हैं, हम एक ऐसी अच्छी स्टेट में रहेंगे जहाँ पर हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली वर्क कर सकते हैं। लाइक हमारे जितने काम हैं हम प्रॉपर तरह से कर रहे हैं, ना ही हम कहीं पर पीछे रह रहे हैं और ना ही हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस के साथ हम कॉप अप कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि हमें पता है कि हमें आज बहुत सारा काम करना है, बट हम उस चीज़ का ओवर स्ट्रेस करने के बजाय, हम उस चीज़ को एक प्रेशर उसका क्रिएट करने के बजाय हम उस चीज़ को एक्चुअली कंप्लीट कर पा रहे हैं, अपने काम को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में हम अपना भी काम टाइम पर फिनिश कर पाएंगे एंड हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी कम्युनिटी के लिए। ऐसे स्टेट में हम मेंटली हेल्दी होते हैं। सो वी जस्ट डिस्कस्ड अ टर्म नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का क्या मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करता है हमारा काम करने के लिए। ऐसे स्ट्रेस को हम गुड स्ट्रेस भी कहते हैं। यही एक क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में। मींस हम दो टाइप के स्ट्रेस यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं: गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस ऐसा होता है जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं अपना काम कंप्लीट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए। इससे
इससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपका कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो उस टेस्ट की वजह से आपको प्रेशर तो होता है कि हमें टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक्स हैं। सो इसलिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, और जब आप एक बार टेस्ट देते हैं, उसमें आपको पता चल पाता है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज थे और कौन से वीक एरियाज थे। सो उससे आपकी ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सो उससे आपको जो स्ट्रेस हुआ वो गुड स्ट्रेस था, क्योंकि उसकी वजह से एक तो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और दूसरा आप एनालाइज कर पाए कि आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली कैसी है। सो गुड स्ट्रेस हमें हेल्प करता है अपने गोल्स को अचीव करने में, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। वेयर एज अगर हमें बैड स्ट्रेस है, तो बैड स्ट्रेस की वजह से हमें एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, एंड इससे हमारी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। सो अगर कभी भी आपको ये लग रहा है कि आपके एग्जाम्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उसमें बस आपको यही कंपेयर करना है कि अब ये गुड स्ट्रेस है या बैड स्ट्रेस है। सो डेफिनेटली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो गुड स्ट्रेस ही होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि एग्जाम से पहले तो आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जैसे ही एग्जाम्स की डेट शीट आती है, स्पेशली एग्जाम के एक दिन पहले, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप गुड स्ट्रेस में हैं। सो गुड स्ट्रेस में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और जो सिलेबस आप मंथ्स में कंप्लीट नहीं कर पाए, वो आप एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही चीज होती है गुड स्ट्रेस में। वेयर एज बैड स्ट्रेस में क्या होगा कि आप जितना काम कर रहे थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। सो आपकी जो बेसिक परफॉर्मेंस थी वो भी रिड्यूस हो जाती है, एंड इसकी वजह से आपको मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सो दैट इज बैड स्ट्रेस। ठीक है, सो एग्जाम्स की वजह से हमें गुड स्ट्रेस होता है, और गुड स्ट्रेस ही होना चाहिए ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए, हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। ओके। देन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। सो स्ट्रेस के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो अगर हम एक ऐसे पर्सन है जो अर्न कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक ही पर्सन है पूरी फैमिली में जो अर्न कर रहे हैं, और ऐसे में हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, कोई फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है। सो ऐसे सभी सिचुएशंस में जहाँ पर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ये एक टफ सिचुएशन होती है, एंड इसमें स्ट्रेस हो जाता है। देन वर्क। अगर वर्क का बहुत ज़्यादा बर्डन है, ओवरलोड है, हम ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, एंड हम उसमें इतने खुश भी नहीं हैं, उससे हमारी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट होती हैं, स्ट्रेस होता है। देन पर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो उस केस में भी हमें स्ट्रेस होता है। देट पेरेंटिंग। सो अगर पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, हेल्दी पेरेंटिंग नहीं है, या तो हम चाइल्ड को हर बात पर ब्लेम करते हैं, हर बात पर कुछ गलत बोल देते हैं, तो उस केस में बच्चे को भी स्ट्रेस हो सकता है। देन बिजी डेली लाइफ। मीन्स अगर आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लाइक आप अपने काम में बिजी हैं, एकेडमिकली बिजी हैं, और मतलब हर चीज़ में बिजी हैं, बस आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, लाइक आप योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, एंड आप हर चीज़ में अच्छा तो परफॉर्म कर लेंगे, लाइक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, आप एकेडमिकली अच्छे रहेंगे, बट आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रह पाएगी। सो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बिजी डेली लाइफ में से थोड़ा सा टाइम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी निकालें, मेडिटेशन, योगा, इन सभी चीज़ों को भी प्रैक्टिस करें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। ऑन मूड, हमारे मूड पर क्या इफेक्ट होता है। हमें एंग्जाइटी होती है। रेस्टलेसनेस मीन्स हम हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, कि हमें हर चीज़ एकदम से करनी है, और कोई चीज़ नहीं हो पाएगी तो भी हम बहुत इरिटेट हो जाएंगे कि ये क्यों नहीं हो पाया है हमसे। एंड ऐसे में हमारे पास मोटिवेशन नहीं रहता, फोकस नहीं रहता अपने काम को करने के लिए। हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं इमोशंस के साथ। हमें हर चीज़ में हम ओवर सेंसिटिव बन जाते हैं, हर चीज़ से इरिटेशन होती है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सभी मूड पर सिम्टम्स होते हैं। देन ऑन योर बिहेवियर। बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, या तो हम ओवर ईटिंग करेंगे, या फिर हम कम खाना खाएंगे, और कभी भी हम किसी पर भी गुस्सा कर सकते हैं।
ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, टोबैको यूज एंड सोशल विड्रॉल मीन्स हम ड्रग एडिक्टेड भी हो सकते हैं टू ओवरकम स्ट्रेस एंड हाउएवर हो नहीं पाते हैं, ओवरकम नहीं कर पाते हैं, बट हम ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं। एंड सोशल विड्रॉल भी होता है, हम लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम सोशल विड्रॉल कर लेते हैं। सो ये सभी सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। सो अब हम फिजिकल हेल्थ पर क्या इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, सो ऐसे में हमारी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा होगी, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है एंड हमारे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रेस की वजह से लिवर ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है एंड क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ब्लड शुगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। देन इसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, इस तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। देन मस्कुलर सिस्टम, स्ट्रेस की वजह से मसल टेंशन होती है, जिस वजह से हेड एक, बैक पेन, बॉडी एक हो सकते हैं एंड जब हमें कॉन्टिन्यूस पेन रहेगा तो हम मेडिकेशन भी प्रेफर करेंगे। सो कॉन्टिन्यूस मेडिकेशन पर हम रिलायंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेन को रिड्यूस करने के लिए। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो मेन के केस में टेस्टोस्टेरोन लेवल रिड्यूस हो सकते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है एंड विमेन के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है एंड मेनोपॉज के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। देन इम्यून सिस्टम, इनिशियली स्ट्रेस बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को, जो शॉर्ट टर्म सिचुएशन के लिए अच्छा होता है अगर शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस है तो, बट अगर ये लॉन्ग टर्म तक रहता है तो फिर ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है, जिसकी वजह से हमें इजीली इन्फेक्शन हो सकता है एंड हमारी रिकवरी भी स्लो हो जाती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सो ऑल ओवर स्ट्रेस हमारे हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, सो ये हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सो अभी तक हमने समझा स्ट्रेस क्या है, किस वजह से होता है एंड क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के। अब हम ये समझने वाले हैं कि स्ट्रेस को हम किस तरह से मैनेज करें। अब हम योगा के थ्रू देखने वाले हैं कि योगा के थ्रू हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम चैंटिंग एंड प्रेयर, ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट है, हमें ओम चैंटिंग, ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए। देन शोधन क्रिया मीन्स क्लेंजिंग टेक्निक में हमें कपालभाति प्रैक्टिस करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार, इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। देन ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, धनुरासन, उस्त्र आसन, शशांकासन, वक्रासन, गौमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, उत्तन पदासन, अर्धहलासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंदासन, शवासन, ये सभी योगासन थे। देन योगासन कंप्लीट करने के बाद प्राणायाम प्रैक्टिस करने चाहिए, नाड़ी शोधन, भ्रमरी एंड देन ध्यान मीन्स मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए एंड शांति पाठ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस में हमें शांति की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए हम शांति पाठ करेंगे, यहाँ पर कुछ मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं। इस तरह का शांति पाठ भी करना चाहिए। स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। योगा की हेल्प से हम सेल्फ अवेयरनेस को भी एनहांस करते हैं, इससे हमारी फिजिकल हेल्थ तो बनी ही रहती है और साथ ही हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव रहती है। अगर हम योगासन प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ बनी रहेगी, हमारे मसल्स ऑर्गन सभी टोन्ड अप रहेंगे, सही फंक्शन करेंगे एंड अगर हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हम अपने माइंड पर अच्छे से कंट्रोल रख
सकते हैं, टेंशन कम होगी। सो इस तरह से हम योगा के थ्रू स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स की हेल्प से हम एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन, ऐसे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी मैनेज कर सकते हैं। सो योगा एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है स्ट्रेस के लिए। सो अगर हम योगा रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे फिजिकल हेल्थ तो इम्प्रूव होती ही है, साथ ही हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं एंड अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो योगा हमें ऑल ओवर हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। As we have already discussed in previous chapters, that whenever you are going to follow yoga, you have to focus on diet as well. Means सिर्फ योगा को फॉलो करने से आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी, आपको योगा के साथ साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप एकदम से अपनी डाइट चेंज नहीं कर पाएंगे, बट विद टाइम आपको ये आदत रखनी होगी कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर रख सकें, योगिक डाइट मेंटेन करें सो दैट आपको योगा का पूरा बेनिफिट मिल पाए। सो योगिक डाइट जिसे हम सात्विक डाइट कहते हैं, सो हमें सात्विक डाइट को प्रेफर करना चाहिए। इसमें मेन फूड्स होते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच, कैबेज, स्प्राउट्स, गार्लिक, कैरेट्स, बीट्स, इस तरह के फूड्स हम कंज्यूम करते हैं। सूप, प्लांट बेस्ड डिशेस को कंज्यूम करते हैं एंड इसमें किसी भी तरह का ऐसा फूड जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है या फ्राइड फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, ये सभी हम अवॉइड करते हैं। एंड तामसिक फूड ये तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने चाहिए, जो नॉन वेज फूड होते हैं या फिर अल्कोहल है, ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। एंड राजसिक फूड ये जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। सो हमें बेसिकली सात्विक डाइट को ही कंज्यूम करना है। हमने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था, सात्विक डाइट, राजसिक डाइट एंड तामसिक डाइट का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था एंड हमने ये भी समझा था कि एक यौगिक के लिए अगर कोई भी योगा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट डाइट होती है सात्विक डाइट। सो सात्विक डाइट हमें हेल्प करती है मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करने में, हमारे स्ट्रेस का लेवल रिड्यूस करती है एंड ये ऑल ओवर हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जितने भी फूड्स हम कंज्यूम करते हैं उसमें विटामिन बी एंड बी कॉम्प्लेक्स कंटेंट ज़्यादा होता है। सो इसलिए हमें सात्विक डाइट को प्रेफर करना है। राजसिक फूड को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है और तामसिक फूड ये तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। सो जब तक हम योगा के साथ साथ अपनी डाइट को सही नहीं करेंगे तब तक हमें फुल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए योगासन योगा तो परफॉर्म करना ही है, साथ ही हमें अपनी डाइट को भी प्रॉपर रखना है। अंडरस्टूड? Now moving to the next topic, yoga in prevention of common disease. सो हम यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ये समझेंगे कि उस डिजीज़ में एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही योगा कैसे हेल्प कर सकता है ये डिजीज़ क्योर करने में। सो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ओबेसिटी के साथ। सो ओबेसिटी एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारी बॉडी पर एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। इसमें हमारी बॉडी का बीएमआई 30 से ऊपर हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ओबेसिटी। इसमें हमारी बॉडी में एडिपोज, जिसे हम फैट टिश्यू कहते हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट होता है। इसके कुछ कॉजेज होते हैं। सबसे प्राइमरी कॉज मतलब मेन रीजंस हैं एक्सेस कैलोरी इनटेक। मीन्स हम जब ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं बट हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंट्री है, हम कोई काम नहीं करते हैं, हम पूरा टाइम बैठे रहते हैं, मीन्स फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और हम कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एंड कुछ केसेस में ये जेनेटिक भी हो सकती है। हर केस में कैलोरी इनटेक रीज़न नहीं होता है, कुछ केसेस में ये जेनेटिक भी होती है, कुछ केस में ये मेडिकल प्रॉब्लम होती है। मीन्स आप इतना नहीं भी खाना खाते हैं और आपका लाइफस्टाइल भी ठीक है बट फिर भी आपको ये डिजीज हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से। सो हाउ टू मेजर ओबेसिटी। सो ओबेसिटी में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी पर एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो हम एक्सेस फैट को कैसे मेजर कर सकते हैं? सो सबसे पहला मेजर है बीएमआई के लिए। अगर बीएमआई 25 तक है, 19 से लेकर 25 तक एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है
एंड इनफैक्ट 18 से लेकर 25 तक नॉर्मल रेंज कंसिडर की जाती है। बट अगर बीएमआई 30 से ऊपर चला जाता है तो फिर वो ओबेसिटी की कंडीशन होती है। एंड हम एक्सेस फैट को स्किन फोल्ड के थिकनेस से भी मेजर कर सकते हैं, एंड बॉडी सर्कमफेरेंस लाइक वेस्ट टू हिप रेशियो, इस तरह के डिफरेंट रेशियो हम मेजर कर सकते हैं और उससे हम एक्सेस फैट का मेजरमेंट कर सकते हैं। Now we are going to discuss about some factors which influence obesity. So कई बार different factors की वजह से obesity होती है, जैसे सबसे पहले डाइट। अगर हम हाई कैलोरी एंड लो फाइबर फूड्स कंज्यूम करते हैं और एक्सेसिव क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, और साथ ही अगर हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो जाता है, मीन्स हम ज़्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हमारी डाइट इनटेक हाई कैलोरी है, एक्सेसिव इनटेक है, तो उस केस में हमें ओबेसिटी होने का रिस्क होता है। देन कई बार ये जेनेटिक्स की वजह से भी होती है, जीन्स में कुछ वेरिएशंस होते हैं एपेटाइट से रिलेटेड, मीन्स हमें ज़्यादा भूख लगती है जीन्स की वजह से, एंड इससे हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है एंड हेंस हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। देन मेडिकल और साइकेट्रिक इलनेस की वजह से भी हो सकती है, लाइक हो सकता है हमें कोई पर्टिकुलर बीमारी है एंड हम उस पे बहुत ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, सो कई बार मेडिकेशन की वजह से भी ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। देन अर्ली मैल न्यूट्रिशन, अगर अर्ली स्टेजेस लाइक चाइल्डहुड में उस पर्सन ने मैल न्यूट्रिशन से सफ़र किया है, उसे उस टाइम पर इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है, तो लेटर स्टेजेस में ये हो सकता है कि फैट स्टोरेज ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। देन गट फ्लोरा, मीन्स अगर हमारा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसमें कोई भी डिफरेंस आता है तो इसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो सकता है, प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, सो उस वजह से भी ओबेसिटी का रिस्क होता है। देन न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, लेप्टिन, ग्रेलिन, ये सभी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एपेटाइट रेगुलेट करने के लिए। अगर इन हार्मोन्स का रिलीज प्रॉपर नहीं होगा तो उस केस में हमारी एपेटाइट भी प्रॉपर नहीं होगी, हो सकता है कि हमें हद से ज़्यादा भूख लगे, हम हद से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करें, एंड हेंस हमें ओबेसिटी का रिस्क हो सकता है अगर हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज नहीं होते हैं। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये मतलब एक जनरल केस बताया गया है, ऐसा नहीं है कि सभी पर इम्प्लीमेंट होता है, बट एक जनरल केस बताया गया है कि एज कंपैरेटिव टू नॉर्मल पीपल, जो हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के पीपल हैं, क्योंकि उनके लिए सभी फैसिलिटीज़ पहले से अवेलेबल हैं, तो उस उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल इतना नहीं होगा, तो उस केस में उन्हें ओबेसिटी होने का रिस्क होता है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, सो ओबेसिटी होने का रिस्क हो सकता है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज हेरिडिटी, मींस पेरेंट्स को अगर ओबेसिटी है तो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पास हो सकती है, सो पेरेंट्स को ओबेसिटी है तो चिल्ड्रन को भी होने के चांसेस होते हैं। देन एंडोक्रिन डिसऑर्डर्स, मींस जब हमारा एंडोक्रिन सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, प्रॉपरली हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, सो इस वजह से हमारी बॉडी में कुछ मैल फंक्शंस हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और इसकी वजह से भी ओबेसिटी के रिस्क होते हैं। देन फॉल्टी मेटाबॉलिज्म, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, लाइक अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो है, तो उस केस में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रॉपरली हमारा मेटाबॉलिज्म फंक्शन नहीं कर रहा है। फैट डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो ओबेसिटी का रिस्क भी होता है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लाइक अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इस तरह के इश्यूज होने पर हम ओवर ईटिंग भी करते हैं, कई बार हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सो ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होने की वजह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से ओबेसिटी का रिस्क हो सकता है। देन नेक्स्ट फैक्टर वाटर रिटेंशन, अगर हम ज़्यादा टी, कॉफ़ी, अल्कोहल या एरेटेड ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, सो उससे फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है हमारी बॉडी में एंड हमारा वेट गेन ज़्यादा होने लगता है, सो इन सभी चीज़ों का ओवर कंजम्पशन करने से भी हमें ओबेसिटी का रिस्क होता है।
सो फार वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ओबेसिटी एंड ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओबेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से योगा की हेल्प से ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज ओम चैंटिंग एंड प्रेयर। सो हमने डिस्कस किया था, एक फैक्टर था साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सभी फैक्टर्स की वजह से भी मतलब ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं ओबेसिटी में। सो अगर हम ओम चैंटिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, मीन्स मेडिटेशन करते हैं, सो इससे हम अपने माइंड को, मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। देन शोधन क्रिया मीन्स क्लिनजिंग टेक्निक्स, कपालभाति, कुंजल, अग्निसार, नौली, ये सभी क्रिया परफॉर्म करनी चाहिए। देन सूर्य नमस्कार, इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, सूर्य नमस्कार परफॉर्म करना चाहिए। देन मंडूकासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, पद्मासन, मयूरासन, वक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, गौमुखासन, जनु शीर्षासन, पदहस्तासन, ताड़ासन, धनुरासन, उस्त्रासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हल आसन, सुप्त वज्रासन, मयूरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध हलासन, शवासन। सो शवासन के साथ हम योगा को कंक्लूड करते हैं। योगासन परफॉर्म करने के बाद हमें प्राणायाम परफॉर्म करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम, शीतली, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, भ्रमरी, इस तरह के प्राणायाम प्रैक्टिस करने चाहिए। देन स्पेशल प्रैक्टिस योग निद्रा एंड ध्यान मीन्स मेडिटेशन। साथ ही हमें यम और नियम भी परफॉर्म करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि यम हमें सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है और नियम हमें सिखाते हैं कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहना है। तो जब हम इन दोनों को एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करेंगे, तभी हम एक्चुअल अपनी लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं। एंड क्योंकि ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल को सही करें। सो योगिक मैनेजमेंट, जितने भी योगासन है, प्राणायाम है, ये सभी तभी बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए जब हम अपने लाइफस्टाइल को सही कर पाएंगे। सो हमें यम और नियम भी फॉलो करने चाहिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिजीज, हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों ही रिस्क हैं, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एलिवेट हो गया है, सो दोनों ही हमारे लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। हमने हाइपरटेंशन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। ये ऐसी हाइपरटेंशन है जो किसी डिजीज की वजह से नहीं होती है, बिना किसी डिजीज की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ये दो टाइप का हो सकता है फर्दर। फर्स्ट इज बेनिक हाइपरटेंशन। इसमें हमारा हाई बीपी रहेगा, जो मतलब ज़्यादा हम नोटिस नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ज़्यादा नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते हैं। एंड देन होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये सीवियर फॉर्म है, मतलब ये एकदम से होगा और इसके लिए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी और ये हमारे किसी ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। यहाँ पर प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमने दो सब टाइप पढ़े हैं। एक वो जहाँ पर हमारा हाई बीपी तो होगा, बट वो इतना ज़्यादा नोटिसेबल सिम्टम्स उसमें नहीं होते हैं और ये स्लोली डेवलप होता है। वेयर एज मैलिग्नेंट, ये ऐसा सीवियर फॉर्म है हाइपरटेंशन का कि इसमें कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है और इसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत रिस्की है। देन द नेक्स्ट टाइप इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मीन्स ऐसा हाई ब्लड प्रेशर जो किसी डिजीज की वजह से होता है। लाइक हो सकता है कि हमें कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो उसकी वजह से हमें कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन होगा। देन अगर हमारे हार्मोनल इम्बेलेंसेस हैं, मीन्स हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होते, ओवर प्रोडक्शन है या अंडर प्रोडक्शन है, ऐसे केस में जब एंडोक्रिन सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, तो एंडोक्रिन हाइपरटेंशन हो सकता है। देन अगर हमारी कोई किडनी डिजीज है, उसकी वजह से हमें रेनल हाइपरटेंशन हो सकता है।
अगर हमारे नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर है, सो इसकी वजह से न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन होता है। देन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, लाइक 20 वीक्स के बाद में जनरली इस टाइप का हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। सो ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ये किसी डिजीज की वजह से होता है, कोई पर्टिकुलर डिजीज होगी उसकी वजह से होगा। वेयर एज प्राइमरी हाइपरटेंशन वो बिना किसी डिजीज के होता है, एंड उसमें फर्दर हमने सब टाइप्स पढ़े थे। अंडरस्टूड? देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज रीनल फेलियर। अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो इससे हमारे किडनी वेसल्स डैमेज हो जाएंगे, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एंड किडनी का फंक्शन बंद हो सकता है, मतलब किडनी काम करना बंद कर देंगी। देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। अगर कॉन्टिन्यूसली हाइपरटेंशन रहती है तो इसकी वजह से हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल वीक हो जाएगा एंड इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, सो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा। देन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है एंड हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। देन अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से ब्रेन हैमरेज मींस सेरेब्रल हैमरेज भी हो सकता है। हमारी ब्रेन वेसल्स वीक हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगी, जिस वजह से ब्रेन टिश्यू में ब्लीडिंग हो सकती है एंड हेंस ब्रेन हैमरेज हो सकता है। सो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम हाइपरटेंशन की वजह से फेस कर सकते हैं। Now the question comes how to manage hypertension. So hypertension को मैनेज करने के लिए हमें डाइटरी मैनेजमेंट एंड योगा मैनेजमेंट दोनों पर फोकस करना होगा। सबसे पहले डाइटरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो हमें एक हेल्दी रेगुलर ईटिंग पैटर्न फॉलो करना है, कोई भी मील स्किप नहीं करना है। हमें हाई फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स कंज्यूम करने हैं, एंड फ्राइड आइटम्स, हाई सॉल्ट फूड्स, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे पिकल, पापड़, इन सभी में सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। एंड इंस्टेड हम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेमन जूस। और ऐसी कोई भी डिश जैसे जिसमें बेकिंग पाउडर होता है, उसे भी हमें अवॉइड करना है। सो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। अगर हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो हम डाइटरी मैनेजमेंट पर भी हमें ध्यान देना है। देन योगिक मैनेजमेंट। सो योगा की हेल्प से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है एंड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हमने अभी देखा हाइपरटेंशन की वजह से कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो अगर हम योगा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सो इसके लिए हमें क्रिया प्रैक्टिस करनी है, जल नीति, सूत्र नीति। देन योगासन प्रैक्टिस करने हैं, ताड़ आसन, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, वज्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, गौमुखासन, वक्रासन, शवासन। देन प्राणायाम प्रैक्टिस करने हैं, नाड़ी शुद्धि, उज्जयी, भ्रमरी। ये सभी हमारे माइंड को रिलैक्स बनाते हैं, ऑटोनॉमिक बैलेंस को प्रमोट करते हैं। देन मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है एंड ओम चैंटिंग, ओम मंत्र का उच्चारण करना है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं योगिक मैनेजमेंट के लिए। एंड इसमें कुछ कंट्राइंडिकेशंस भी हैं, मीन्स हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। लाइक जो भी इन्वर्टेड पोस्चर्स होते हैं वो हमें सीवियर हाइपरटेंशन में नहीं करने चाहिए, और हाइपर वेंटिलेशन टेक्निक्स भी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी टेक्निक्स को, अगर आपको सीवियर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इस तरह के पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में मतलब डेली लाइफ से तो रिलेटेड है ही, हमें डेली लाइफ में भी ध्यान रखना है, बट एग्जाम से रिलेटेड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्पेशली पूछा जा सकता है व्हाट आर द कंट्राइंडिकेशंस फॉर योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो हमें ये बताना होगा कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, सो इस तरह के पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिजीज, लो बैक पेन। लो बैक पेन के डिफरेंट रीजंस होते हैं। सबसे पहला है एज रिलेटेड चेंजेस, लाइक ओल्ड एज में हमारी बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मसल टोन डिक्रीज हो जाती है, डिस्क डिजनरेशन हो सकती है, तो ऐसे में हमें लो बैक पेन देखने को मिलता है।
देन अगर हम बहुत ज़्यादा हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर लेते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, या फिर कभी स्पोर्ट्स में कोई इंजरी हो गई है, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है या सडन मूवमेंट है, उसकी वजह से भी हमें लो बैक पेन हो सकता है। देन नर्व कंप्रेशन और इरिटेशन, किसी नर्व कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है लो बैक पेन। देन कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक मतलब कोई और पर्टिकुलर डिजीज है या कोई और पर्टिकुलर कंडीशन है, उसकी वजह से लो बैक पेन हो सकता है। सो ये सभी तो ऐसे फैक्टर्स हैं कि अलोन इसकी वजह से ही लो बैक पेन हुआ है, बट अब हम ऐसे फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि ये अपने आप में ये डिजीज है या कंडीशन है और इसकी वजह से हमें लो बैक पेन हो सकता है, जैसे आर्थराइटिस, डिस्क डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, इन्फेक्शन, congenital abnormalities, ओबेसिटी, स्मोकिंग, प्रेगनेंसी, पुअर पोस्चर, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो भी आपको लो बैक पेन हो सकता है। स्ट्रेस है, पुअर फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन आपकी इतनी अच्छी नहीं है, लाइक आप देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उन्हें ही कोई प्रॉब्लम होगी, कभी कभी जो यंग पीपल हैं एंड इवन अगर बच्चे भी हैं तो उन्हें भी लो बैक पेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, तो उनकी हो सकता है बोन स्ट्रेंथ कम हो, तो उस केस में भी उन्हें लो बैक पेन हो सकता है। एंड इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन, सो इन सभी रीजंस की वजह से भी लो बैक पेन हो सकता है। सो हाउ टू मैनेज लो बैक पेन? लो बैक पेन को मैनेज करने के लिए हम कुछ प्रिपेरेटरी प्रैक्टिसेस को यूज करेंगे, जैसे ओम चांटिंग, देन स्पाइनल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे हमारे जॉइंट्स और मसल्स लूजन अप हो पाए, एंड सूक्ष्म व्यायाम प्रैक्टिस करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने हर बॉडी पार्ट को मूव करते हैं, लाइक नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, बैक, हर चीज को मूव करते हैं, एंड इससे हम माइक्रो सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं। सो ये तो थी प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद योगासन जो हमें परफॉर्म करने हैं, ताड़ आसन, कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, पवन मुक्त आसन, सेतु बंध आसन, वज्रासन, उस्त्रासन, मजरारी आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन, शवासन, ये सभी आसन प्रैक्टिस करने हैं। देन प्राणायाम, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदना, उज्जयी, भ्रमरी, देन स्पेशल एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस। सो यहाँ पर हम योग निद्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इस तरह से हम योगा के थ्रू लो बैक पेन को मैनेज कर सकते हैं। सो देखिए, अभी तक हमने काफ़ी सारी डिजीज़ पढ़ी, उनके योगिक मैनेजमेंट पढ़े, आगे भी एक दो डिजीज़ और पढ़नी है हमें, और सभी में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमें हर बार योगिक मैनेजमेंट में योगासन भी मेंशन करने हैं, प्राणायाम भी मेंशन करने हैं, स्पेशल प्रैक्टिस भी मेंशन करनी है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन कौन से योगासन मेंशन करने हैं। तो आप कुछ कॉमन ऐसे योगासन के नेम याद रखें जो आप हर एक में मेंशन कर सकते हैं, और आपको इंडिविजुअल याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आपको कुछ कॉमन नेम्स तो पता होने ही चाहिए, ताकि कोई भी नेम आ जाए तो हम उसको आंसर कर पाए। ओके। नाउ टिप्स फॉर अ हेल्दियर बैक। सो अपने बैक को हेल्दी रखने के लिए हमें अगर हमने बहुत टाइम तक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है तो हमें लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करना है, जिससे हमारी बॉडी पर हद से ज़्यादा प्रेशर ना बने एकदम से, एंड हमें ऐसी एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करना है ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर पाएँ, अपना पोस्चर सही कर पाएँ। हमें हर फिजिकल एक्टिविटी के पहले स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि अगर आप बिना स्ट्रेचिंग के योगा करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे भी आपको किसी भी तरह की इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। एंड जब भी आप बैठे हैं या खड़े हैं तो आप अपने पोस्चर का ध्यान रखें, क्योंकि बॉडी पोस्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऐसे चेयर्स यूज करने हैं जिसमें लंबर सपोर्ट अवेलेबल होता है। देन ज़्यादा टाइम के लिए बैठना अवॉइड करें, बीच बीच में ब्रेक लें, स्ट्रेच करें, सो दैट आपको लो बैक पेन ना हो। एंड ऐसे शूज़ पहने जो आपके लिए कंफर्टेबल हैं, लाइक हाई हील्स में आप लॉन्ग टाइम तक रहेंगे तो आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, वेयर एज अगर ऐसे शूज़ हैं तो आप उसमें ज़्यादा टाइम तक कंफर्टेबल रह सकते हैं। सो ऐसे शूज़ प्रेफर करें जो आपके लिए कंफर्टेबल हैं। देन हमें एक फर्म सरफेस पर सोना चाहिए, एंड अगर हम कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं तो हमें उसे प्रॉपरली लिफ्ट अप करना है। ऑब्जेक्ट को अपने पास रख कर उठाएं, क्योंकि अगर इस तरह से उठाएंगे तो आपके बैक पर इफेक्ट आएगा एंड इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं।
एंड अपना वेट हेल्दी मेंटेन करके रखें, लाइक ना ही अंडर वेट रहें ना ही ओवर वेट रहें, क्योंकि दोनों ही केस प्रॉब्लम होते हैं। सो इसलिए एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करें, प्रॉपर योगा प्रैक्टिस करें, एक हेल्दी वेट मेंटेन रखें। सो बैलेंस डाइट रखने से आपकी बॉडी में कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी इन सभी की कोई कमी नहीं होगी, आपकी बोन स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहेगी। एंड स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से हमारा स्पाइनल ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। सो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। देन हमें स्ट्रेस को भी मैनेज करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है, और ज़्यादा हालत बिगड़ सकती है। ठीक है। सो ये कुछ टिप्स थे हमारे बैक को हेल्दी रखने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमनली प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है अस्थमा। लाइक कॉमनली लोग इसे अस्थमा ही बोलते हैं, वैसे इसे एज़मा कहा जाता है। सो कई बार मैं भी इसे अस्थमा ही बोल देती हूँ, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन एज़मा है। ठीक है। सो अगर कभी मेरे मुंह से गलती से निकल जाए कि ये अस्थमा है, तो उसमें आपको पिन पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट इट इज एज़मा, बट जब आपके आसपास लोग बोलते रहते हैं उस वर्ड को उसी तरह से, क्योंकि हमारा इंडियन एक्सेंट ऐसा है कि हमें उस चीज़ की आदत हो चुकी है। सो वो कई बार हम जानते हुए भी हमारे मुंह से वही प्रोनाउंसिएशन निकलती है जो हम सुनते हैं। सो दिस इज ब्रोंकियल एस्मा। ओके। सो एज़मा एक ऐसी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जहाँ पर हमारे एयरवेज नैरो हो जाते हैं, एंड ये किसी ट्रिगर की वजह से होता है जनरली। लाइक हम किसी एलर्जन या कोल्ड एयर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तब ऐसा हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं हमें हमारी सांस फूलेगी, हमारे चेस्ट में टाइटनेस फील होगी, खांसी होगी, इस तरह के सिम्टम्स विजिबल होते हैं। एग्जैक्ट कॉज ये हाइपर एक्टिविटी होने का हमें क्लियर नहीं है, बट इन्फ्लेमेशन एक की फैक्टर माना जाता है। एंड फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें पेन भी हो सकता है, एंड स्वेलिंग भी हो सकती है। सो इस तरह के सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। सो इन्फ्लेमेशन एक की फैक्टर है, बट एग्जैक्ट कॉज नहीं है। सो एग्जैक्ट कॉज क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है, बट उसका एक की फैक्टर है, मतलब ये एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन्फ्लेमेशन। देन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एज़मा। एज़मा की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है। सीवियरिटी की बात करें तो एज़मा अटैक कुछ देर के लिए रह सकता है, कुछ घंटों के लिए या फिर उससे ज़्यादा देर तक रह सकता है। एंड अगर सीवियर अटैक होता है तो वो हमारे हार्ट और सर्कुलेशन को भी इम्पैक्ट करता है। देन स्टेटस एस्थमेटिकस, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सीवियर अटैक आता है और ये अनरिस्पॉन्सिव होता है। लाइक इसको हम सिंपली पंप से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मेडिकल अटेंशन चाहिए। देन रेयर कॉम्प्लिकेशंस मींस ऐसा जनरली नहीं होता है, बट ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी को एज्मा है तो ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं। हाइपर कैर्बिया मींस जहां पर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए। हाइपोक्सिया मींस जहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाए। एसिडोसिस, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। रेयर हैं, बट कई बार सीवियर केसेस में हो सकती हैं। अंडरस्टूड। नाउ हाउ टू मैनेज ब्रोंकियल एज्मा। सो एज्मा मैनेज करने के लिए हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा, जैसे कोल्ड फूड्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सभी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स जैसे बनाना, ये भी एक कोल्ड फूड ही है, कोल्ड फ्रूट है। सो हमें ऐसे फूड्स को भी अवॉइड करना चाहिए। देन योगिक मैनेजमेंट ऑफ एज्मा। देन योगा में हम सबसे पहले क्रिया मीन्स क्लेंजिंग टेक्निक्स के साथ बिगिन करेंगे। जल नेति, सूत्र नेति, कपाल भाती, कुंजल, वस्त्र धोती। देन सूर्य नमस्कार। देन योगासन प्रैक्टिस करेंगे, ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऊर्ध्व वहुस्तनासन, गोमुखासन, उस्त्र आसन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, उत्तन मंडूकासन, भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन, मत्स्य आसन, शवासन। देन प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, भ्रमरी, भ्रस्त्रिका। देन स्पेशल प्रैक्टिस में योग निद्रा प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ओम चैंटिंग, ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। एंड देन
सेलेक्टेड प्रैक्टिस ऑफ सूक्ष्म व्यायाम। सो ये एक्चुअली मिड में गिवन थी, बट क्योंकि यहाँ पर ऐसे नेम्स गिवन थे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। सो सेलेक्टेड प्रैक्टिसेस में से फर्स्ट प्रैक्टिस है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध। ये मैंने हिंदी वर्जन इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये आप इंग्लिश में प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, बट जब आपका एग्जाम होगा तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही आंसर देना है, तो आपको यही नेम लिखना होगा। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता चल पाए आपको प्रोनाउंस कैसे करना है। सो इस विशुद्ध चक्र की हेल्प से हम अपने थ्रॉट चक्रा को प्योरीफाई करते हैं। सो इसके लिए हम साउंड, स्पीच, ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि हम क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएं, स्पिरिचुअली प्योरीफाई हो पाएं। इसके लिए ये सभी प्रैक्टिसेस करते हैं। देन नेक्स्ट इज बुद्धि तात धृति शक्ति विकासक। इससे हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, साथ ही हमारी कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होती है। एंड देन नेक्स्ट इज वक्ष स्थल शक्ति विकासक। इससे हमारी स्पिरिचुअल और फिजिकल एनर्जी बढ़ती है चेस्ट रीजन में। सो ये हमने कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिसेस देखी हैं जो सूक्ष्म व्यायाम की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इन केस ऑफ एज्मा। सो एज्मा को क्योर करने के लिए हमें ये सूक्ष्म व्यायाम की कुछ सिलेक्टेड प्रैक्टिसेस यहाँ पर करनी है। एंड ये सेलेक्टेड कीवर्ड इसलिए ही लिखा हुआ है क्योंकि हमें सारी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि सारी सूटेबल नहीं होंगी। सो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड का नेम बताया गया है। ओके, सो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया है, हाउएवर ये आपकी बुक में नहीं है, बट ये नेम्स इतने डिफिकल्ट हैं और ना ही ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं, क्योंकि बाकी जो योगासन है, प्राणायाम है, वो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, बट ये आपके लिए न्यू थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, देन नेक्स्ट डिजीज आर्थराइटिस। सो इसके क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं? हमें जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है एंड बहुत स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट्स में पेन भी होता है। इसकी वजह से हम जल्दी थक जाते हैं, हमारा वेट लॉस होने लगता है, हमें नींद अच्छी नहीं आती है एंड मसल्स में भी पेन होता है। देन जो भी अफेक्टेड जॉइंट्स हैं, लाइक अगर नी जॉइंट है या फिर यहाँ पर फिंगर्स में है, सो जहाँ पर भी है वहाँ पर टेंडरनेस, मतलब बहुत नाजुक हो जाती है ये जगह एंड हमें अपने जॉइंट्स मूव करने में डिफिकल्टी आती है, हम उस जॉइंट को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। सो योगा के थ्रू हम आर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं। ओम चैंटिंग एंड प्रेयर, हमें ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। स्पाइनल एक्सरसाइजेस हमें हेल्प करती हैं। स्पाइनल एक्सरसाइजेस में हम सिंपल मूवमेंट्स करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं और इससे हम अपने स्पाइन, जॉइंट्स, मसल्स इन सभी को लूजन कर सकते हैं, जिससे हम बाकी योगा पोजेस को, योगासन को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। देन सूक्ष्म व्यायाम से हम अपने माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। सो हम इसमें डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। नेक को स्ट्रेंथन करने के लिए ग्रीवा शक्ति विकासक, देन शोल्डर एंड जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्कंद एंड बहुमूल शक्ति विकासक, देन आर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, देन बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए कटी शक्ति विकासक। सो ये डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में माइक्रो सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए करते हैं और ये मेन योगासन परफॉर्म करने से पहले परफॉर्म किए जाते हैं। देन योगासन परफॉर्म करने हैं ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तनासन, कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, कोणासन, उत्तन पदासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन, वज्रासन, उस्त्रासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मजरारी आसन, गोमुखासन, उत्तन मंडूकासन, सरला मत्स्यासन, भुजांगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन, शवासन। देन प्राणायाम प्रैक्टिस करने हैं नाड़ी शोधन, सूर्य भेदना, उज्जयी, भ्रमरी। देन स्पेशल प्रैक्टिसेस करनी है, योगा निद्रा प्रैक्टिस करनी है एंड ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज आर्थराइटिस थ्रू योगा।
Now we are proceeding to the last topic of this chapter, yoga and personality development. So first of all, what is personality? Personality का मतलब है कि एक पर्सन की क्या क्वालिटीज हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी के सेट को मिलाकर कहते हैं पर्सनालिटी। योगिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जब किसी पर्सन को देखते हैं तो हम उसमें 5 कोश देखते हैं। मीन्स हमारी आत्मा को हम 5 कोश, 5 कोश ने सराउंड किया हुआ है। सो ये 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो सबसे पहले अन्नमय कोश मतलब हमारी फिजिकल बॉडी, जो फूड से बनती है और मटेरियल फॉर्म है। देन प्राणमय कोश मीन्स हमारी एनर्जी बॉडी, जिसमें हमारे प्राण फ्लो होते हैं, जिसमें हमारा वाइटल लाइफ फोर्स है। देन मनोमय कोश मीन्स हमारी मेंटल बॉडी, जहाँ पर हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं। देन विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल बॉडी, जिससे हम हायर विजडम अचीव करते हैं, जिससे हमारी हायर अवेयरनेस, इनर अवेयरनेस क्रिएट होती है। देन आनंदमय कोश मीन्स ब्लिस बॉडी। सो जब हम प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में जाते हैं तो हम इसी कोश में होते हैं। तो यहाँ पर हम इनर जॉय को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हम आउटर वर्ल्ड से अटैच नहीं रहते जब हम इस कोश में एंटर करते हैं। हाउएवर ये हमारी ही आत्मा का पार्ट है, बट फिर भी हम, क्योंकि जब इनिशियल लेवल पर होते हैं तो हम बाहर जो आउटर वर्ल्ड की चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों से हम ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, तो इसलिए हम इस कोश पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। वेयर एज अगर हम ब्लिस बॉडी, आनंद में कोश पर फोकस करें तो इसमें प्योर कॉन्शियसनेस है, हमें हर चीज की समझ होगी, हमें रियल ट्रुथ की अवेयरनेस होती है और हम यहाँ पर इनर जॉय को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। योगा की हेल्प से हम अपनी पर्सनालिटी को प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल रहती हैं, ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करते हैं एंड हमें कोई भी डिजीज नहीं होती। इसके लिए हम डिफरेंट योगासन प्रैक्टिस करते हैं। देन योगा फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हम मेंटल ग्रोथ के लिए भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारी मेमोरी, हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। अगर हम सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर रहे हैं, त्रटक, प्राणायाम, इस तरह की प्रैक्टिस से हमारा ब्रेन स्ट्रेंथन होता है, हमारी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ती हैं, हमारी कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। देन योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। योगा हमें हेल्प करती है अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करने में। जब हम प्राणायाम टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सभी कम होती हैं एंड हमारे इमोशंस पर हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे ब्रेन पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहता है। एंड जब हमारे इमोशंस पर हमारा कंट्रोल रहेगा तो हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे बनते हैं। देन योगा फॉर सोशल डेवलपमेंट मीन्स, हमने देखा था यम नियम। ये सभी हमें क्यों सिखाए जाते हैं? ये हमें इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करें और हम सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहें। यम नियम, प्रत्याहार, ध्यान, ये सभी हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें सही चीज की नॉलेज देते हैं। डिफरेंट योगा प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं हमारे सोशल डेवलपमेंट में, इससे हमारा बाकियों के साथ रिलेशन अच्छा बनता है। देन योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंड डिफरेंट प्रैक्टिस होती हैं योगा में, जैसे यम, नियम, ध्यान, ये सभी हमारे इनर कंटेंटमेंट को सपोर्ट करती हैं। मीन्स हमें इनर अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, हमें समझ आता है कि हम कौन हैं, हम ट्रू सेल्फ को जान पाते हैं एंड इससे हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग बनी रहती है। जब हम योगा प्रैक्टिस
करते हैं तो ये हमारे पर्सनालिटी के सभी एस्पेक्ट्स पर वर्क करती है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर एक एस्पेक्ट पर योगा हमें हेल्प करती है, हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली डेवलप करने में हेल्प करती है। एंड जब हर एक एस्पेक्ट डेवलप होगा तो हमारी पर्सनालिटी भी प्रॉपरली डेवलप होती है। अंडरस्टूड? सो हम यहाँ पर 2026 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर हमने समझ लिया है, अब हम इजीली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड 2026 के अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं, मींस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स, वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड किए हैं एंड ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं। First question, cardiopulmonary resuscitation means CPR is a life-saving procedure. The recommended order of CAB intervention is. So यहाँ पर हमें CAB ये ऑलरेडी गिवन है, बट हमसे पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो हम जानते हैं सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन, देन एयरवेज एंड देन ब्रीथिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। एंड यहाँ पर आपको हमेशा आंसर में ऑप्शन नंबर एंड ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है। ओके, Next question, a combination of excessive calorie consumption and sedentary lifestyle are the primary causes of, means अगर आप excessive calorie consume कर रहे हैं और आपका lifestyle भी sedentary है, means आप ज़्यादा activities नहीं करते, physical activities, games, sports activities में involved नहीं हैं, most of the time आप बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं and किसी भी तरह का physical movement नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये किस चीज़ के primary causes बन जाते हैं? Obesity. So the correct option is B. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस? सो हमने अभी समझा था आर्थराइटिस मींस जब हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो। सो यहाँ पर जो सबसे मैचिंग ऑप्शन है हमें डायरेक्टली मिल रहा है ऑप्शन डी, पेन, स्वेलिंग एंड जॉइंट स्टिफनेस। नेक्स्ट, योगिक फिलॉसफी व्यूज द पर्सन एज हैविंग 5 कोश। हमने समझा था योगिक फिलॉसफी में हमें बताया गया है कि पर्सन के पास 5 कोश होते हैं। अब इन 5 कोश में हमें ऐसा कोश बताना है जो एनर्जी बॉडी से रिलेटेड है। सो एनर्जी से रिलेटेड होता है प्राणमय कोश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question, good intellect, wisdom, higher knowledge and psychic abilities shine out from the innermost sheath known as. So हमारी innermost sheath कौन सी है जिससे हमारी wisdom reflect होती है, means जो हमारी actual knowledge है, जो higher knowledge है वो reflect होती है। So यहाँ पर sheath का मतलब है कोश। So यहाँ पर कौन से कोश की बात की जा रही है? आनंदमय कोश। Option D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गुड स्ट्रेस? हमने 2 टाइप के स्ट्रेस पढ़े हैं, बैड स्ट्रेस एंड गुड स्ट्रेस। सो यहाँ पर पूछा गया है गुड स्ट्रेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो इस तरह की कीवर्ड को मिस नहीं करेंगे, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। सो यहाँ पर एंजाइटी गुड स्ट्रेस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट ट्रेन एंड नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट गिविंग सीपीआर, अगर आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है सीपीआर प्रोवाइड करने में, तो आपको हैंड्स ओनली सीपीआर प्रोवाइड करने चाहिए। इसका मतलब क्या है? पर मिनट 100 चेस्ट कंप्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योगिक फिलॉसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शीथ? यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट कोश के बारे में बताना है। ये कौन सा होता है? ये होता है अन्नमय कोश। कंफ्यूज नहीं होना है, अन्नमय अलग होता है और आनंदमय अलग होता है, ठीक है। जब हमने इनर मोस्ट की बात की थी तो वो था आनंदमय, और जब हम आउटर मोस्ट की बात करें तो वो है अन्नमय, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे बिकॉज स्पेलिंग सिमिलर है, आप यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। Next question, hypertension is the elevation of blood pressure above normal. Which of the following is generally accepted as hypertension? Hypertension means जब हमारा blood pressure normal level के ऊपर जाता है। So यहाँ पर कौन सी condition है जिसे हम hypertension की तरह accept करते हैं? That is systolic blood pressure अगर 140 से ज़्यादा हो and diastolic blood pressure 90 से ज़्यादा हो। So यहाँ पर correct option होगा D. Okay, so we have completed objective questions. Now we are proceeding to subjective questions which are of 2 and 4 marks.
आपको पैटर्न भी ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें भी एक्सप्लेन किया है। योगा में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं मींस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये सिर्फ 2 एंड 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के भी नहीं होंगे और 5 मार्क्स के भी नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ 2 एंड 4 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। सो यहाँ पर आपको जनरली क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने होंगे। कहाँ पर गिवन होगा, जब आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, हर एक पॉइंट के लिए आपको हाफ मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको पता हो कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहले पेन मिनिमाइज करना एंड लाइफ को सेव करना। देन ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करना जिससे वो कंडीशन और वर्स होने से बचाई जा सके। देन जो इलनेस है या इंजरी है हम उससे रिकवरी एक्सेलरेट कर पाए। देन पेन को रिड्यूस करना एंड जो इंजर्ड पर्सन है उसके फियर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 आसन एंड 2 प्राणायाम रिकमेंडेड टू मैनेज हाइपरटेंशन। अगेन यहाँ पर गिवन है 1+1, मतलब हमें 1 मार्क के लिए 2 आसन्स लिखने हैं एंड देन 1 मार्क के लिए 2 प्राणायाम लिखने हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली उनका नेम बताना है क्योंकि क्वेश्चन में भी नेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा है कि डिस्क्राइब। हमें जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया है कि आपको नेम बताना है तो आप बस यहाँ पर नेम ही मेंशन करेंगे, ठीक है। बट लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी है, योगिक प्रैक्टिसेस टू मैनेज हाइपरटेंशन। देन 2 पार्ट्स, आसन शवासन वज्रासन, देन प्राणायाम नाड़ी शोधन उज्जयी। हमने बहुत सारे आसन पढ़े हैं तो आपको जो भी याद रहते हैं सूटेबल, ऐसा नहीं है कि कोई भी लिख देंगे, जो एक्चुअली यहाँ पर राइट है सूटेबल है वही लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा इज सफरिंग फ्रॉम wheezing, coughing and shortness of breath. What is this disease called? Suggest dietary management for this. सो अगर सुधा को ये सभी प्रॉब्लम हो रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत है, खांसी हो रही है, तो इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे और इसके लिए क्या डाइटरी मैनेजमेंट है, डाइट में क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को पहले देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है हाफ, तो सबसे पहले हाफ मार्क्स किस चीज के लिए है, आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी डिजीज है। करेक्ट डिजीज का नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, दैट इज एज्मा। देन 1.5 मार्क्स ये किस चीज के लिए है, ये डाइटरी मैनेजमेंट के लिए है। दो पार्ट है क्वेश्चंस के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हाफ मार्क है क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ नेम बताना है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेम लिख देंगे, प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी होती है लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन से स्टेटमेंट पिक करेंगे, वीजिंग कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इंडिकेट सुधा इज सफरिंग फ्रॉम एज्मा, ठीक है। इस तरह से हमने प्रॉपर स्टेटमेंट लिखी है। अब हम सेकेंड पार्ट पर आएंगे। जब सेकेंड पार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, डायट्री मैनेजमेंट ऑफ एज्मा। तो इसके लिए यहाँ पर 1.5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं, हर एक के लिए हाफ मार्क मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम बताएंगे कि डाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसी सभी कंडीशंस में, जैसे एज्मा एंड बाकी रेस्पिरेटरी कंडीशंस। देन ऐसे सभी फूड अवॉइड करने हैं जिससे एज्मा पेशेंट्स को एलर्जी होती है, इनको अवॉइड करना होगा। देन कोल्ड फूड, आइसक्रीम, चॉकलेट, ऐसे सभी फूड एंड जैसे बनाना, ऐसे फ्रूट्स हमें अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर लिखना है, ठीक है। Next question, Raman is facing problems in his everyday life due to a lack of resources to cope with them. What are the signs and symptoms of stress on his mood and behavior? So यहाँ पर हमें mood and behavior दोनों पर effects बताने हैं। Means क्या sign है, symptom है, इसका मतलब effects बताने हैं, ठीक है। So यहाँ पर हमें इस आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट, कॉमन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मूड। सो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, आप इसे कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं या फिर आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको हाईलाइट करना होगा। सो यहाँ पर मूड पर क्या इफेक्ट होते हैं, एंग्जाइटी होगी, रेस्टलेसनेस, देन फोकस नहीं कर पाएंगे, ओवरवेल्म्ड फील करेंगे, देन इरिटेबिलिटी होगी, मीन्स आपको हर चीज से इरिटेशन होगी, गुस्सा आ जाएगा या फिर उदास रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, ये सभी मूड पर इफेक्ट्स होते हैं। देन बिहेवियर पर क्या इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, या तो आप ओवर ईट करेंगे, ज्यादा खाएंगे या फिर कम खाएंगे, किसी पर भी गुस्सा कर देंगे। देन ड्रग और एल्कोहल अब्यूज, इस तरह से
डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही सोशल विड्रॉल मीन्स आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। ये सभी इफेक्ट्स होते हैं बिहेवियर पर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली अगर आपको टर्म्स याद नहीं भी हैं तो भी आप लॉजिकली सोच कर कि अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, हमारा मूड कैसा रहेगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार आप पूछते हैं कि क्या हमें बिल्कुल बुक वाली लैंग्वेज लिखनी है? ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में करेक्ट आंसर लिख सकते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या फिर वहाँ पर जो आपने सेंटेंस लिखा है उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो उस केस में मार्क्स कट होंगे। बट अगर आपने प्रॉपर सेंटेंस लिखा है, वहाँ पर उसका करेक्ट मीनिंग बन रहा है, वो आंसर दे रहा है प्रॉपर, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 4 मार्क्स क्वेश्चन है। Explain the procedure of CPR in children before calling your local emergency help number and the AED. हमें सबसे पहले चिल्ड्रन पर सीपीआर कैसे परफॉर्म करना है ये हमें बताना है प्रोसीजर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि 4 पॉइंट्स में ही हमें इसे खत्म करना है। अगर आप सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखते हैं इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट डिटेल पॉइंट होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर 8 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट पॉइंट्स के लिए हाफ मार्क मिलेगा एंड अगर आप डिटेल पॉइंट देंगे तब जाकर 1 मार्क मिलेगा 1 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं तो इसलिए हमने इस पूरे प्रोसीजर को 8 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे कि जो प्रोसीजर होता है सीपीआर के लिए चिल्ड्रन में वो सीएबी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम हर एक स्टेप को एलेबरेट करेंगे। मैंने ये सभी स्टेप्स आपको पहले समझा दिए हैं चैप्टर में, ठीक है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। इस तरह से आपको सभी 8 स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। And now here is the last question. Yoga is considered as an effective tool for development of personality of children. Yoga acts on all 5 kosh surrounding the self. Explain the effect of yogic practices on any 4 kosh. Means यहाँ पर हमें बताया गया है क्वेश्चन में ही कि हमारे बॉडी हमारी पर्सनालिटी में 5 कोश होते हैं एंड इसमें से हमें किसी भी 4 कोश के बारे में एक्सप्लेन करना है कि जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं उनका इफेक्ट क्या होता है कोश पर, ठीक है। कोई भी 4 यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से, तो हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट क्वेश्चन से लिखनी होगी, द इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस आर एज फॉलोज, और फिर जो भी 4 आपको अच्छे से याद हैं आप उनको यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले हेडिंग प्रॉपरली लिखनी है। जनरली हेडिंग लिखने के लिए आप क्या करें, या तो आप उसको कैपिटल लेटर से लिख दें या फिर आप उसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। तो इस तरह से वो हाईलाइट हो जाता है कि ये हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश इन सभी के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आनंदमय कोश भी लिख सकते हैं, जो भी 4 आप लिखना चाहें, ठीक है। बट 4 ही लिखने हैं। जब क्वेश्चन में मेंशन किया गया है एनी 4 तो फिर 4 ही लिखें, ठीक है। फिर अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, ओके, बिकॉज यहाँ पर वर्ड लिमिट भी होती है, ठीक है। So with this we have completed the discussion of previous year questions. मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर समझाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2026 मींस लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी हमने देखे। इसके बाद क्योंकि हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमने योगा के तीनों चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए पहले से भी वीडियो अवेलेबल है, बट और जल्द आपको एक और वीडियो मिल जाएगा तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जैसी भी आपकी विश हो। एंड प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंक्लूडिंग पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। वहां पर आपको पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर, ये सभी वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो अब आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आप कितनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब आपको एक बार सारे चैप्टर्स क्विकली रिवाइज करने हैं और फिर आप पीवाईक्यू एंड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब भी मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको पोस्ट ऐप पर मिल जाएगा। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन।